17 साल की एक लड़की जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर वकील बनना चाहती थी, लेकिन अचानक एक दिन वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। वो अपने घर से निकलती है और फिर कभी वापस घर नहीं लौटती। ये कहानी है शफ़ी अहमद की। शफ़ी अहमद का जन्म जुलाई 1986 में वेस्ट यॉर्कशायर के ब्रैकफोर्ड में हुआ था। कुछ समय बाद उसका परिवार वरिंगटन में रहने लगा। बाहर से सब सामान्य लगता था। परिवार, स्कूल, पढ़ाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन घर के अंदर का माहौल जो था वो थोड़ा सा अलग था। शफ़ी अपने तरीके से जीना चाहती थी। वो मॉडर्न कपड़े पहनती थी, दोस्तों से मिलती थी और अपनी सोच को वो खुलकर जीना चाहती थी। उसके माँ बाप को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और अक्सर इसी बात पर घर में तनाव भी रहा करता था। उसके पिता इफ्तिखार अहमद ने 2 शादियां की थीं। पहली शादी से उनका एक बेटा था। बाद में रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने अपनी चचेरी बहन फरजाना से दूसरी शादी कर ली और इसी शादी से शफ़ी का जन्म होता है। साल 2003 में परिवार पाकिस्तान जाता है। वहीं एक घटना होती है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। शफ़ी ने ब्लीच पी लिया और उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है और वो 3 महीने तक भर्ती रहती है। परिवार ने कहा कि ये गलती थी, उसने माउथ वॉश समझकर ब्लीच पी लिया, लेकिन हॉस्पिटल में उसने एक दूसरी मरीज से कुछ और बातें कहीं। उसने बताया कि उस पर अपने चचेरे भाई से शादी का दबाव डाला जा रहा था। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने ये भी कहा कि उसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान लाया गया है। हालांकि परिवार ने इन बातों से साफ इनकार किया। मई 2003 में वो वापस वरिंगटन लौटती है। फिर से कॉलेज जाने लगती है, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है और बाहर से सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर की खामोशी कुछ और ही बयान कर रही थी। 18 सितंबर 2003 को उसकी टीचर जोआन कोर्ट को पता चला कि शफ़ी कई दिनों से घर नहीं आई है। जब उन्होंने माँ बाप से पूछा तो बताया कि शफ़ी 1 हफ्ते से लापता है। टीचर को ये बात अजीब लगती है। अगर बेटी इतने दिनों से घर नहीं आई तो पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई। उन्होंने खुद पुलिस को सूचना दी। पुलिस घर पहुंचती है। माँ बाप ने बताया कि 11 सितंबर को आखिरी बार शफ़ी को देखा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले भी कई बार घर छोड़कर जा चुकी है और रिकॉर्ड चेक करने पर यह बात सही निकलती है। पहले भी वो कुछ दिनों के लिए गई थी और फिर वापस घर पर लौट आई थी। इसी वजह से शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद इस बार भी वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी और घर वापस लौट आएगी, लेकिन इस बार दिन बीतते गए और शफ़ी का कोई पता नहीं चला। घर की तलाशी में पुलिस को उसकी लिखी कविताएं और नोट्स मिले। उन शब्दों में उसका दर्द बह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो घर के माहौल से खुश नहीं थी। अब मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। तभी जांच के दौरान एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आती है। तस्वीर में एक लड़की दिखाई दे रही थी। जब ये फोटो माँ बाप को दिखाई गई, उन्होंने कहा यही हमारी बेटी है। लेकिन आगे जो सामने आया उसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। सीसीटीवी की तस्वीर देखने के बाद पुलिस को थोड़ी राहत मिली। अगर फोटो में दिख रही लड़की सच में शफ़ी थी तो इसका मतलब वो जिंदा थी, लेकिन मामला यहीं से उलझने लगता है। जब वही तस्वीर शफ़ी की टीचर और कुछ जान पहचान वालों को दिखाई जाती है तो उन्होंने साफ कहा ये लड़की शफ़ी है ही नहीं। चेहरे की बनावट अलग थी, चाल ढाल भी अलग लग रही थी। अब सवाल उठने लगा, अगर फोटो में शफ़ी नहीं थी तो उसके माँ बाप ने उसे पहचान क्यों लिया? क्या उन्होंने गलती की थी या कुछ छुपाया जा रहा था? पुलिस का शक गहराने लगा। जांच को और गंभीर बना दिया जाता है और चुपचाप घर के आसपास नज़र भी रखी जाने लगी। कुछ जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगाए जाते हैं ताकि पता चल सके कि घर के अंदर क्या बातें हो रही हैं। रिकॉर्डिंग सुनकर पुलिस चौंक जाती है। एक बातचीत में उसके पिता कहते हुए सुनाई देते हैं कि यूके में सिस्टम सबूत पर चलता है, बिना सबूत कुछ साबित नहीं होता। एक और बातचीत में कार से डीएनए मिलने की भी बात हो रही थी।
अब पुलिस को लगता है कि मामला साधारण गुमशुदगी का नहीं है। 18 दिसंबर 2003 को शफ़ी के पिता इफ्तिखार और मां फरजाना और परिवार के कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जाता है। उन पर शक था कि अगर उन्होंने शफ़ी के साथ कुछ गलत किया है और सच को छुपा रहे हैं। पूछताछ में दोनों ने साफ कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है। उनका कहना था कि शफ़ी अपनी मर्जी से गई है। अब मामला जो है वो अदालत तक पहुंचता है और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ सामने आता है। शफ़ी की बहन ने अदालत में बयान दिया। उसने बताया कि जिस दिन शफ़ी गायब हुई उस दिन घर में झगड़ा हुआ था। उसने कहा कि उसने अपने माँ बाप को शफ़ी का मुंह दबाते देखा था। फिर उसके मुंह में एक बैग डाला गया जिससे वो सांस नहीं ले पा रही थी। बहन ने यह भी बताया कि उसने अपने पिता को घर से कार लेकर जाते देखा था। कार में एक बड़ा सामान रखा था। उसे शक था कि वो उसकी बहन का शरीर था। अब ये बयान सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। अब जांच आगे बढ़ी। कई महीनों तक खोज चलती रही और फिर फरवरी 2004 में कैंट नदी के किनारे मानव शरीर के कुछ हिस्से मिलते हैं और जांच में ये क्लियर हो गया कि वो शफ़ी ही थी। अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। ये गुमशुदगी नहीं थी, ये एक साजिश थी। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया। इफ्तिखार और फरजाना को अपनी बेटी की जान लेने का दोषी माना गया। दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी गई, जिसमें कम से कम 25 साल जेल में रहना तय किया गया। ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है और लोग हैरान थे कि एक परिवार के अंदर इतना तनाव कैसे पल सकता है कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाए। शफ़ी एक ऐसी लड़की थी जो अपने तरीके से जीना चाहती थी। उसके सपने थे, उसकी अपनी सोच थी, लेकिन घर की दीवारों के अंदर जो चल रहा था वो बाहर किसी को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आज भी ये केस याद दिलाता है कि जब परिवार के अंदर संवाद ख़त्म हो जाए तब हालात ख़तरनाक मोड़ ले सकते हैं। एक लड़की अचानक गायब हुई थी और सच सामने आने में महीनों लग गए, लेकिन आखिरकार सच छुप नहीं सका। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे जल्दी ही एक और चौंकाने वाली घटना के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।